गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अतुल कुमार शर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्री केमिस्ट्री बाई शर्मा जी पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। स्टूडेंट्स, एग्ज़ाम आने वाले हैं, इसीलिए मैं अभी से आप सभी के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को लेकर के आ रहा हूँ। मैं कंटिन्यू आपको एग्ज़ाम तक डे बाय डे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की श्रृंखला उपलब्ध कराऊंगा। आप इन ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को अच्छी तरीके से तैयार कर लें ताकि आपके बहुत ही बेहतरीन मार्क्स एग्ज़ाम में आए। स्टूडेंट्स, अभी मैं आपके लिए टॉप 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को कराने जा रहा हूं। वो ऐसे प्रश्न हैं जो कंप्लीट केमिस्ट्री से आएंगे। आपके 12th का जो भी सिलेबस है, कंप्लीट सिलेबस से मैं आपके लिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न को यहाँ पर दिखा रहा हूँ। मैं अभी ये 50 प्रश्न 2 पार्ट्स में आपको दिखाऊंगा। अभी अपने इस लेक्चर में मैं केवल और केवल 20 प्रश्नों को लेकर के आया हूँ। तो ऐसे सभी स्टूडेंट्स जो लगातार इन ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को पढ़ना चाहते हैं और मुझसे नए जुड़ रहे हैं, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करेंगे ताकि मेरे द्वारा अपलोड की जाने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी के लिए सबसे पहले प्राप्त हो सके। स्टूडेंट्स, सबसे पहला प्रश्न मैं यहाँ पर लिख करके आया हूँ। प्रश्न है, कीटोन का क्रियाशील मूलक है। तो कीटोन का क्रियाशील मूलक है, इसको हम लोग देखेंगे। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सिंगल बॉन्ड CHO, सिंगल बॉन्ड CO, सिंगल बॉन्ड COOH, सिंगल बॉन्ड OH। तो जो इसका सही ऑप्शन बच्चों है वह सिंगल बॉन्ड CO है। इस सिंगल बॉन्ड CO को एक और तरीके से भी लिख सकते हैं। आप ध्यान रखना, हम लोग इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो अगर इस तरीके से लिखा मिले तब भी आप समझ लेना ये CO है। तो ये कीटोन का क्रियात्मक मूलक सिंगल बॉन्ड CO है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन क्रिस्टल है? निम्नलिखित में से कौन क्रिस्टल है? पहला हीरा, फिर साधारण नमक, फिर ग्रेफाइट और लास्ट में लिखा है सभी। गैस कीजिए कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? हीरा, साधारण नमक, ग्रेफाइट या फिर सभी? जी हाँ, इसमें आपका सभी होगा। हीरा, साधारण नमक और ग्रेफाइट ये तीनों बच्चों क्रिस्टल होते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। किसी विलयन का वाष्प दाब होता है? ऑप्शन सुनिए, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से ज़्यादा, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के बराबर और निम्न में से कोई नहीं। जरा बताइए इसका क्या ऑप्शन होगा? मन में सोचिए और बताइए इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। किसी विलयन का वाष्प दाब होता है। तो स्टूडेंट्स, इसका जो सही आंसर है वह है शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम। क्लियर हो गई? किसी भी विलयन का वाष्प दाब कैसा होता है? शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम होता है। अगला प्रश्न, कौन सा सांद्रण, ये सांद्रण की इकाइयाँ दे रखी हैं। प्रश्न है, कौन सा इकाई सांद्रण ताप से स्वतंत्र होता है? ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, आपको वो इकाई इसमें चुननी है। क्या वो मोललता है, मोलरता है, नॉर्मलता है, भार आयतन अनुपात है? जरा बताइए इनमें से कौन सी इकाई पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ताप से स्वतंत्र होती है? स्टूडेंट्स, इसमें आपका मोललता वाला प्रश्न सही है, मोललता वाला ऑप्शन सही है कि मोललता पर ताप का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला ऑप्शन, एल्डिहाइड और कीटोन का सामान्य सूत्र है। एल्डिहाइड और कीटोन का सामान्य सूत्र है। मैं कह रहा हूँ ये सारे के सारे प्रश्न कंप्लीट केमिस्ट्री से हैं। पूरे पाठ्यक्रम जितना भी आपका पाठ्यक्रम है रसायन विज्ञान का, उन सब में से हैं। पार्ट 1 भी इसमें है और पार्ट 2 भी इसमें है।
और इसीलिए मैं आपके लिए श्रृंखला लगातार उपलब्ध कराऊंगा ताकि आपकी बहुत बेहतरीन जानकारी आपको मिल सके और आपका कोई भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न गलत ना हो। ये सबको नोट करते रहना बच्चों। तो एल्डिहाइड और कीटोन का सामान्य सूत्र है CnH2n + 2O, CnH2nO, CnH2n + 1O, CnH2nO2। जरा गाइस कीजिए कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। जी हाँ, CnH2nO बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है कि ताप में वृद्धि होने से अधिशोषण की मात्रा, ताप में वृद्धि होने से अधिशोषण की मात्रा घट जाती है, बढ़ जाती है, अपरिवर्तित रहती है, इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स इसका जो सही ऑप्शन है वो घट जाती है। अगर आप ताप बढ़ाते हैं तो जो अधिशोषण की मात्रा है बच्चों वह घट जाती है। दैट्स क्लियर। अगला प्रश्न HCP आपने पाठ संख्या 1 में देखा होगा सॉलिड स्टेट में। ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है। संरचना में यानी HCP संरचना में पैकिंग प्रगुणता कितनी होती है? प्रभाज्य की बात कर रहा है, कितना भाग घेरा जाता है। ये पैकिंग प्रगुणता ये आपकी परसेंटेज में दे रखी होती है। तो HCP संरचना में पैकिंग प्रगुणता कितना होता है? 68%, 74%, 54% या 50%? ज़रा बताइए स्टूडेंट्स क्या इसका ऑप्शन सही होगा। तो बच्चों इसका जो ऑप्शन नंबर सेकेंड है 74%, 74% वो सही है। अगला प्रश्न है आपके सामने, क्रिस्टल होते हैं समदैशिक, समदैशिक, असमदैशिक, दोनों या कोई नहीं। असमदैशिक को विषमदैशिक भी कह सकते हैं। तो अगर ऑप्शन में विषमदैशिक मिलता है तब भी आप ध्यान रखना। तो क्रिस्टल होते हैं समदैशिक, असमदैशिक, दोनों या कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स इसका जो ऑप्शन नंबर सही होगा वो असमदैशिक होगा, क्योंकि क्रिस्टल अलग अलग दिशाओं में अलग अलग जैसे व्यवहार भी दिखाते हैं, इसीलिए बच्चों ये असमदैशिक होता है। ऐसे सभी स्टूडेंट्स जिनको ये सारे क्वेश्चन आते हैं बहुत अच्छा, आप कॉपी पर नोट करते रहिए। अभिक्रिया दे रखी है O2F2, आगे O2 + F2 की अणुकता है। अणुकता से मतलब मॉलिक्युलरिटी की बच्चों बात की जा रही है, आणविकता की बात की जा रही है। तो आप इसकी आणविकता कितनी है जरा बताइएगा। ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन में आप अपने आप पहचान जाएंगे क्या इसका ऑप्शन होगा। तो जी हाँ, इसमें एक अणु भाग ले रहा है तो इसकी आणविकता बच्चों 1 होगी। अगला प्रश्न, वह कारक जो अभिक्रिया की दर को प्रभावित करता है। जरा ध्यान से सुनना, ये कारक दे रखे हैं ताप, दाब और सांद्रण, और आपको बताना है कि वह कारक कौन सा है जो अभिक्रिया की दर को प्रभावित करता है। स्टूडेंट्स इसमें तीनों ऑप्शन सही हैं, ताप, दाब और सांद्रण, ये तीनों अभिक्रिया की दर को प्रभावित करते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको क्लास कैसी लग रही है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि अगर आप लोगों को क्लास पसंद आती है तभी मैं आगे के लेक्चर्स को आपके सामने रखूँगा। अगर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो रहे हैं, आपको यह क्लास अच्छी लग रही है, तो कृपया करके कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपके कितने ऑप्शन सही हैं। जो मैंने अभी 20 क्वेश्चंस की बात की है, इनमें से कितने प्रश्न आपके सही आते हैं ज़रा मुझे ज़रूर बताएं। अगला प्रश्न है 11 नंबर का प्रश्न है कि ऑक्सीजन आवर्त सारणी के किस वर्ग से आता है। ऑक्सीजन आवर्त सारणी के किस वर्ग से आता है? 12, 14, 16, 18? जरा बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। 12, 14, 16, 18? तो स्टूडेंट्स इसमें आपका जो ऑप्शन नंबर सही है वो 16 सही है। ऑक्सीजन आवर्त सारणी के 16वें वर्ग से आता है। अगला प्रश्न,
एंजाइम जो दूध को दही में बदल देता है। एंजाइम जो दूध को दही में बदल देता है। माल्टेज, जाइमेस, यूरिएस, लास्ट में लिखा है लैक्टोबैसिलस। जरा बताइए स्टूडेंट्स, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? माल्टेज, जाइमेज, यूरिएस, लैक्टोबैसिलस। तो स्टूडेंट्स इसका जो ऑप्शन नंबर है वो लैक्टोबैसिलस सही है। अगला प्रश्न, विलयन में विलेय तथा विलायक के मोल प्रभाज्य का योगफल होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना स्टूडेंट्स। विलयन में विलेय तथा विलायक के मोल प्रभाज्य का योगफल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। 4, 2, 3 इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स इसका ऑप्शन डी सही होगा। विलेय और विलायक के मोल प्रभाज्य का योगफल कितना होता है? तो बच्चों मैं बता दूं, विलेय और विलायक के मोल प्रभाज्य का योगफल 1 होता है। क्लियर? इसीलिए ये वाला जो ऑप्शन है कोई नहीं, ये सही है। आई होप आपको क्लास अच्छी लग रही होगी। अगला प्रश्न, समुद्र जल के परासरणी दाब होता है, अर्थात समुद्री जल का परासरण दाब होता है। जरा ऑप्शन देखिए, 30 एटीएम अर्थात वायुमंडल, 10 वायुमंडल, 1 वायुमंडल और 20 वायुमंडल। जरा स्टूडेंट्स गैस कीजिए कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। क्या आपने देख लिया कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो स्टूडेंट्स इसका जो सही ऑप्शन है वो 30 वायुमंडल है। समुद्री जल के परासरणी दाब कितना होता है? 30 वायुमंडल होता है। आप ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए बन सकता है। अगला प्रश्न है C2H5OH। ये C2H5OH एथिल एल्कोहल है और दूसरा आपके पास CH3OCH3 दे रखा है। जब दो एल्किल समूह, ये एल्किल समूह हैं बच्चों जिनको R से रिप्रेजेंट किया जाता है, जब दो एल्किल समूह O से जुड़े होते हैं तो ऐसे यौगिक आपके ईथर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों? ईथर कहलाते हैं। तो एथिल अल्कोहल और ईथर एक दूसरे के होते हैं। ऑप्शन में लिखा है स्थान समावयवी, मध्यावयवी, श्रृंखला समावयवी, निम्न में से कोई नहीं। समावयवी वो होते हैं जो एक दूसरे के जैसे दिखते हैं, सेम टू सेम, डबल रोल मान लीजिए इनको। तो ये दोनों एथिल अल्कोहल और आपका जो ईथर है वो दोनों क्रियाशील समावयवी हैं। कैसे क्रियाशील? कैसे हैं? क्रियाशील समावयवी। और क्रियाशील का कोई ऑप्शन इनमें नहीं है। इसका मतलब इसका ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि निम्न में से कोई नहीं। क्लियर? अगला प्रश्न, एमिनो अम्ल में पाया जाने वाला क्रियात्मक समूह है। एमिनो अम्ल में पाया जाने वाला क्रियात्मक समूह है। तो एमिनो अम्ल में बच्चों वैसे तो NH2 उपस्थित होता है, लेकिन सिंगल बॉन्ड COOH भी उपस्थित होता है, क्योंकि इसमें ये सिंगल बॉन्ड COOH है ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है और कार्बोक्सिलिक समूह भी इसमें उपस्थित होता है। इसका मतलब इसमें सिंगल बॉन्ड COOH और NH2 ये दोनों ऑप्शन, सिंगल बॉन्ड COOH और सिंगल बॉन्ड NH2 दोनों होंगे। तो इसका मतलब इसका 4th वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि एमिनो अम्ल में A और B दोनों प्रकार के क्रियात्मक समूह उपस्थित होते हैं। अगला जो प्रश्न है आप उसको देखिएगा। अगला प्रश्न बच्चों आपके सामने क्या है? प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विलयन कोलाइडी नहीं है? कौन सा विलयन कोलाइडी नहीं है? पहला लिखा है तेल प्लस पानी, दूध प्लस पानी, थम्स अप और चौथा है सादा पानी। बताइए स्टूडेंट्स इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहचान लिया होगा आपने। सादा पानी एक ऐसा है, इन चारों ऑप्शन में सादा पानी, इसमें किसी भी प्रकार का कोलाइड नहीं होता। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो सादा पानी हो जाएगा। कि कौन सा विलयन कोलाइड नहीं है? तो ये आपका सादा पानी, ये
आपके कोलाइड नहीं है। अगला है द्रव्य स्नेही कोलाइड के स्थायित्व का प्रमुख कारण है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए बन सकता है। द्रव्य स्नेही कोलाइड के स्थायित्व का प्रमुख कारण है। तो बच्चों ऑप्शन में आकार, आवेश, घनत्व और द्रवीकरण। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा बच्चों वो बी नंबर का ऑप्शन सही होगा, आवेश। द्रव्य स्नेही कोलाइड के स्थायित्व का प्रमुख कारण है तो वो आवेश है। अगला प्रश्न देखिएगा, जब प्रकाश किरण पुंज को कोलाइडी विलयन में से गुजारा जाता है तो स्टूडेंट्स ऐसे सभी लोग जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे द्वारा अपलोड की जाने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी के लिए सबसे पहले प्राप्त हो सके। स्टूडेंट्स अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपके कितने ऑप्शन सही हुए हैं और एक लाइक तो इस पर बनता है। अगला प्रश्न देखिएगा फिर से, प्रकाश किरण पुंज को कोलाइडी विलयन में से गुजारते हैं तो प्रकाश प्रकीर्णित हो जाता है, वह नहीं गुजरता है, प्रकाश परावर्तित होता है, पूर्णतः अवशोषित होता है। तो आपको पता होना चाहिए टिंडल ने यह प्रयोग किया था जब प्रकाश की किरण पुंज को कोलाइडी विलयन में से गुजारा था तो प्रकाश प्रकीर्णित हो गया था। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सही होगा वो प्रकीर्णित हो जाता है, ये सही होगा। आज का लास्ट प्रश्न, फैराडे की इकाई होती है। ऑप्शन में एम्पियर, कूलाम, कूलाम प्रति मोल, कूलाम प्रति सेकेंड। जरा बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? एम्पियर, कूलाम, कूलाम प्रति मोल, कूलाम प्रति सेकेंड। तो स्टूडेंट्स इसका जो ऑप्शन नंबर है वो सी सही होगा, कूलाम प्रति मोल। तो ऐसे सभी स्टूडेंट्स जिनको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो कृपया करके लाइक, कमेंट्स और शेयर अवश्य करेंगे। अगर आप लोग आगे भी इस तरह के सभी श्रृंखलाओं को करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस लेक्चर में इतना ही, मैं इसका पार्ट 2 जल्द ही आपके सामने अपलोड करूंगा। तब तक के लिए घर पे रहिए, सेफ